वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2 को समझने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने मोस्टली कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने दोनों में रिलेशन को देखा था। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल, उन दोनों में रिलेशन देखा था, फिर आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया था और कुछ बाउंडेशन हम लोगों ने देखे थे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 था। अभी कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं। आज हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स को और समझना है, तो सभी लोग ध्यान से समझते जाइए। कॉन्सेप्ट सी मेन है। देखिए, आज का अपना अगला कॉन्सेप्ट है बिंदुपथ ज्ञात करने की विधि। मेथड टू फाइंड मेथड टू फाइंड लोकस ऑफ अ गिवन पॉइंट। हिंदी में कहते हैं बिंदुपथ ज्ञात करने की विधि। बिंदुपथ ज्ञात करने की विधि, इसको हम लोगों को समझना है जरा। कभी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड आपको मिल जाए बिंदुपथ, ध्यान समझिएगा, मतलब लोकस ऑफ दैट पॉइंट। इंग्लिश में लोकस लिखा होगा और हिंदी में बिंदुपथ वर्ड लिखा होगा। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस पॉइंट के लिए कहे कि आप इस पॉइंट का बिंदुपथ निकाल दीजिए, कि आप इस पॉइंट का लोकस निकाल दीजिए, तो आप पहले उस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई जो दिया होता है उसको एच कॉमा की लेट कर लीजिए। ध्यान समझिएगा, स्टेप्स हैं कुछ और इन्हीं को आपको याद रखना है। क्वेश्चन करते समय यही सारी चीजें याद आएंगी। जिस पॉइंट का आपको निकालना है ऐसे लिख लीजिए, जिस पॉइंट का लोकस हमको फाइंड करना है, जिस पॉइंट का लोकस पता करना है उसको एच कॉमा के लेट करिए। हमेशा याद रखिए यही करना है, एच कॉमा के मान लीजिए सबसे पहला स्टेप। नंबर 2 पर जब हमने एच कॉमा के मान लिया, तब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि कुछ बाउंडेशन दिए होंगे हमें क्वेश्चन में, कुछ प्रतिबंध दिए होंगे, उनकी सहायता से एच और के बीच में एक रिलेशनशिप को हमें फाइंड आउट करना होगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ बाउंडेशन वी हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड के। एच और के में रिलेशन एक स्टैब्लिश कर लीजिए। वो कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अभी केवल आप केवल वर्किंग समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। तो करना ये है, जिस पॉइंट के बारे में बात करें, सेंटर के बारे में बात करें, तो सेंटर को एच कॉमा के लेट कर लीजिए। नाभि आपको पता है परवलय है, परवलय जिसको पैराबोला कहते हैं, उसके अंदर ऐसे एक पॉइंट होता है, उसका कहे तो उसको आप लेट कर लीजिए, जिसकी बात कहे उसको आप लेट कर लीजिए और उसको लेट क्या करेंगे? एच कॉमा के करेंगे। फिर इसके बाद establish the relation, establish relationship between h and k। फिर तीसरा स्टेप आपको करना है, जब हमने h और k के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया, तब इसके बाद अगला स्टेप आएगा h चेंजेस। h को आप चेंज कर दीजिए, किससे? h बताइए किसकी जगह लिखा है? h चेंजेस टू x, और y को आप चेंज कर दीजिए, y चेंजेस टू k चेंजेस टू y। ये जब आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे, तब उसके बाद जहां पे आप h देखेंगे उसको आप x से बदल दीजिए और जहां पर आप k देखेंगे उसको आप y से बदल दीजिए। ये सिंपल वर्किंग है और इसी को आपको करना होगा हर क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ गया बिंदुपथ वाला तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको वर्किंग बता दी गई कि आपको अगर ये वर्किंग याद होगी तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता ही है क्या करना है और करते चले जाएंगे। तो इसको देख लीजिए, फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसको देखिए। देखिए,
अगला टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिएगा जरा। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ऐसे दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेद कोण निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेदित कोण। तो आप यहां लिखेंगे दो वक्रों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स या टू कर्व्स। देखिए अब की बार क्या है कि दो कर्व हमको दिए होंगे, उनके बीच में इंटरसेक्शन होगा और एंगल हमको फाइंड करना होगा। ध्यान समझिएगा। सपोज आपके पास पहला कर्व दिया है कुछ इस तरीके से, ये पहला कर्व है, और एक दूसरा कर्व है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। ये दो कर्व हो गए। इसका नाम है फर्स्ट कर्व, इसको हमने C1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका नाम है दूसरा कर्व, इसको हमने C2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे दो कर्व हैं और आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। सिंपली आपसे कहा गया कि इन दोनों के बीच का आप एंगल बता दीजिए कि क्या है इंटरसेक्शन एंगल, 45 है, 30 है, जो भी है। तो याद रखिए कभी भी अगर दो वक्रों के बीच का प्रतिच्छेदित कोण हमको निकालना होता है, whenever we have to find the intersection angle between two curves, we have to draw corresponding tangents। तो हमको corresponding tangents जरूर ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आपने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, एक कर्व मतलब एक टेंजेंट आपने ऐसे ड्रॉ कर ली और एक टेंजेंट आपने ऐसे ड्रॉ कर ली, ऐसे इस तरीके से। बात को समझिएगा। आपने अगर ऐसे टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया तो आपको क्या दिखेगा, ये देख लीजिए। ऐसे थोड़ा फिगर को इस तरीके से बना लीजिए तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ऐसे बना लीजिए, देखिए तो आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्शन एंगल ये वाला है, ऐसे ज्यादा समझ आने वाला। इंटरसेक्शन एंगल यही वाला तो है। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कर्व, देखिए पहला कर्व था, इसको आपने C1 कह दिया, ये वाला दूसरा कर्व था, इसको आपने C2 कह दिया। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले इस वाले पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ऐसे खींच दीजिए और इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे खींच दीजिए। देखिए इन दोनों टेंजेंट्स में अंतर क्या है, ये वाली जो टेंजेंट है ये पहले वाले कर्व की है, और जो ये वाली टेंजेंट है ये हमारे दूसरे वाले कर्व की है। तो जो एंगल ये दोनों टेंजेंट आपस में बनाएंगी वही एंगल तो ये कर्व बनाएंगे। भाई ये पॉइंट है और इसी का इंटरसेक्शन एंगल निकालना है आपको। तो पहले आपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर की तरफ ड्रॉ कर दी और इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट आपने इधर की तरफ ड्रॉ कर दी। आपने देखा कि एक एंगल बनने लगा बीच में, यही एंगल तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा दोनों कर्व के बीच का। देखिए यही तो एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसी को आपने कह दिया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे, इसको आपने कह दिया कि ये प्रतिच्छेदी कोण है। अब अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात बताइए, अच्छा एंगल शब्द का यूज कहां हुआ था। जब कल हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने देखा है कि एंगल शब्द का यूज कहां पर हो रहा था, एंगल शब्द का यूज हो रहा था स्लोप में, जिसको इंक्लाइनेशन आपने बोला था, वहीं पे तो हो रहा था। तो देखिए जब कभी भी ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, वर्किंग याद रखिए, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट निकालेंगे जिसको आप m1 कहेंगे। फिर स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट निकालेंगे जिसको आप m2 कहेंगे। अभी कैसे निकालेंगे ये भी बताने वाले हैं। जब आपने m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन tan theta is equals to m1 डिफरेंस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ये आप फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, पहले वाली टेंजेंट की स्लोप निकाल ली m1, दूसरे वाले टेंजेंट की स्लोप निकाल ली m2, और आपने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू m1, और बीच में डिफरेंस का साइन बना है
डिफरेंस का मतलब है कि आपको m1 और m2 में से उसको माइनस करना जो बड़ा हो। अगर m1 बड़ा होगा तो आप करेंगे, अगर m1 बड़ा है m2 से तो आप यहां पर करेंगे m1 माइनस m2। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा। अगर m2 बड़ा है m1 से तो आप करेंगे m2 माइनस m1। ये याद रखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं बड़ी चीज है? क्योंकि आपको ये तो बहुत छोटी क्लास में बता दिया जाता है कि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो आपने इसीलिए यहां पर डिफरेंस का साइन यूज किया, पर्टिकुलर माइनस का साइन इसलिए ही नहीं यूज किया क्योंकि अभी हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है। सिचुएशन देखेंगे, जो बड़ा होगा उसको उससे घटा के रख देंगे और 1 + m1 m2 कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो अब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट निकाल लेना है, स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट निकाल लेना है, इस फॉर्मूले में हमको रख देना है। अब जरा समझिए पहले इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, पहले इसको देखिए फिर इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ध्यान से समझते जाइए बस। देखिए कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले सपोज हमारे पास पहला वाला कर्व दिया है y1 = f1x और दूसरा वाला कर्व दिया है y2 = f2x। ऐसे ये दो कर्व दिए, क्योंकि भाई जब इंटरसेक्शन निकालना है दो कर्व के बीच का, दो कर्व तो होने ही चाहिए। तो देखिए पहला वाला कर्व उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया और दूसरा वाला कर्व उसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लिया। बहुत ध्यान समझिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ी ना करिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप, सॉल्व बोथ कर्व्स। दोनों कर्व को सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि बताइए हमको यहाँ पे जरूरत किसकी? इस पॉइंट की जरूरत है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, और ये पॉइंट कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब हम दोनों का इंटरसेक्शन पता कर पाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब प्रतिच्छेद बिंदु। और ये पॉइंट जो भी होगा वो हमेशा x, y के फॉर्मेट में ही चलने वाला है, क्योंकि आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे x, y के फॉर्म में तो होंगे ही होंगे। तो आप क्या करेंगे? सॉल्व बोथ कर्व्स, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 पर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे जिसको आप कहेंगे x, y। नंबर 3 पर स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। आपको कल वाली क्लास को याद रखना है, जो लास्ट टर्म पे क्लास हुई तो उसको अभी जगह याद रखना। स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट मतलब ddx ऑफ y1, पहले वाले कर्व का। भाई स्लोप कैसे आती थी? स्लोप ऐसे ही तो आती थी, कर्व दिया उस पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और कहां पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए? जिस पॉइंट की बात करें। सपोज आपने ये पॉइंट निकाले x, y, ddx ऑफ y1 पहले वाले कर्व का डिफरेंशिएशन करना और पॉइंट कहां पर? x, y पर। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पर तो आपको निकालना, याद है ना? कोई भी कर्व दिया है तो एक कर्व से स्पर्श रेखा तभी जाती है, मतलब एक कर्व दिया है तो एक टेंजेंट तभी पास होती है जब एक कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपकी? x, y, मतलब स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु की जरूरत होती थी, वक्र की जरूरत होती थी, यही दो की जरूरत होती थी। देखिए वक्र है ना हमारे पास, जिसको कर्व कहा गया इंग्लिश में, और स्पर्श बिंदु x, y भी है ना हमारे पास, वो भी है। तो पहली वाली स्लोप आपके पास आ गई जिसको आपने कह दिया m1। ऐसे इसको हमने m1 नाम दे दिया, बहुत सिंपल। फिर फोर्थ पे स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट की स्लोप निकालिए। कैसे? सेम एज इट इज, ddx ऑफ y2 कहां पर? एट x, y। ये हमारी दूसरी स्लोप आ गई जिसको हमने कह दिया m2। ठीक है, ये वर्किंग को बिल्कुल याद रखिएगा। फिर नंबर 5 पे सबसे लास्ट स्टेप, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, ये 5 स्टेप आपको याद रखना है, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से देख लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।
चलिए एक चीज और याद रखिए, यहां पर जो भी एंगल आएगा थीटा, थीटा को हमेशा क्या लेना है हमको, न्यून कोण लेना है। याद रखिए थीटा जिसको आपने कहा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, थीटा की वैल्यू हमेशा कौन सी लेनी है हमको, न्यून कोण लेना है, जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं। याद रखिएगा कभी कभी क्या होगा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे टेन थीटा की वैल्यू, तो दो वैल्यू मिलने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा की वैल्यू आपको 30 मिल रही है और 120 मिल रही है, तो 30 और 120 में हमें कौन सी लेनी, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण वाली। और न्यून कोण कौन सा होगा, 30। इसीलिए याद रखिए थीटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या लेना है, हमेशा हमेशा हम लोगों को एक्यूट एंगल लेना है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी से देखिए फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी देखिए। चलिए सभी को समझ आ गया है, अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगला है दो वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध, नंबर 3। दो वक्रों के स्पर्श करने का प्रतिबंध, बाउंडेशन ऑफ टू कर्व्स टचेस ईच अदर। ये अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने समझा कि जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। अब यहां पर दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब यहां पर दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को केवल टच करेंगे। तो देखिए टच करने में क्या होगा, सपोज आपके पास ये पहला कर्व है और ये आपके पास एक दूसरा कर्व है, ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच कहां पर कर रहे हैं, एक पॉइंट होगा वहीं पर तो टच करेंगे। ये है पहला कर्व जिसको आपने कहा C1, और ये है दूसरा कर्व जिसको आपने कहा C2। जो पहला वाला कर्व है अगर उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, बताइए उस पर टेंजेंट आप कहां ड्रॉ कर पाएंगे, इसी वाले पॉइंट पे तो आप ड्रॉ कर पाएंगे, ऐसे ऐसे, ये टेंजेंट है। और अगर हम ये कहें दूसरे वाले कर्व पे जरा टेंजेंट ड्रॉ करो, तब भी टेंजेंट तो एक ही रहेगी ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपको एक ही दिख रहा है, एक ही तो स्पर्श बिंदु दिख रहा है। अगर इस वाले बिंदु की आप बात करें, अगर इस वाले पॉइंट की आप बात करें, तो आप कहेंगे कि एक टेंजेंट हम ऐसे खींच दे रहे हैं जो कॉमन टेंजेंट होगी दोनों की, ये इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है। इसका मतलब अगर आप ये कहें टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व और टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व, जो पहली वाली टेंजेंट है उसको अगर आपने m1 से रिप्रेजेंट किया उसकी स्लोप को, और दूसरे वाले की स्लोप को आपने m2 से रिप्रेजेंट किया, टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, या फिर यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए स्लोप ऑफ, यहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व। ये पहले वाले कर्व की स्लोप है m1 और ये दूसरे वाले स्लोप की कर्व है m2। तो ये दोनों आप देख ही रहे हैं कि जब टेंजेंट एक है तो इसका मतलब दोनों की स्लोप भी तो एक ही होंगी। स्लोप अलग अलग क्यों आपने कही यहाँ पे, ये तुमने केवल रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है ऐसा। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, भाई पहले वाले कर्व की टेंजेंट थी उसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले कर्व की थी उसको m2 से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर इनकेस ऐसा है कि दोनों एक ही का काम कर रही हैं। एक ही का काम क्यों कर रही है, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है दोनों में। इसका मतलब जो पहले वाले की स्लोप और दूसरे वाले की स्लोप दोनों बराबर ही तो हैं। तो आप यहां पर कह देंगे कि m1 इक्वल टू m2, ये आपको याद रखना है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि दो वक्र आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टू कर्व्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, तो आपको ये करना पड़ेगा m1 बराबर m2 करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि
जब क्वेश्चन करेंगे तब वहां कंडीशन लगानी पड़ेगी, और ये अच्छा चैप्टर है इसलिए आपको ये सब कंडीशन जरूर याद रखनी पड़ेगी। इसी के बाद जरा एक अगली कंडीशन यहीं पे देख लीजिए। फोर्थ कंडीशन, दो वक्रों के समकोणीय होने का प्रतिबंध। टू कर्व ऑर्थोगोनली ईच अदर। अगर दो वक्र आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनली है, मतलब समकोणीय हैं, तो समकोणीय का मतलब क्या हुआ, एक कर्व सपोज इस तरीके से है और दूसरा कर्व आपका मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ऐसे, तो पहले वाले कर्व की स्लोप मतलब टेंजेंट ऐसे चली गई और दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट ऐसे चली गई। ध्यान समझिएगा, देखिए जरा जल्दी से। समझिए, ये कर्व है हमारा दूसरा वाला और ये कर्व है हमारा पहला वाला, C2 C1। अब कह रहा है कि दोनों वक्रों के समकोणीय होना। देखिए दो वक्र क्या अपन समकोणीय है, बिल्कुल है। क्यों, देखिए ये कर्व ऐसे जा रहा है, ये कर्व ऐसे जा रहा है। जब हमने इस वाले कर्व पे अगर टेंजेंट खींची, देखिए इस वाले पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट हमारी ऐसे चली गई, ये ऐसे सीधी ऐसे, ये ऐसे चली गई टेंजेंट। और जब हमने इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट खींची तो आपको दिख रही है कि ये टेंजेंट ऊपर से ऐसे चली आ रही है, ऐसे। ये देखिए क्या दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं? हाँ बिल्कुल फॉर्म करेंगी। ये एंगल देखिए 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। तो जैसे ही आपने देखा कि ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिखा, इसका मतलब ये एंगल बना किसके बीच में? ये एंगल बना तो इन्हीं दोनों के बीच में ना, इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बीच में, यही तो बना। तो आपको पता है कि जब कभी दो रेखाएं, हमको ये बात पता है, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के लंब होती हैं, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। ये बात आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। m1 का मतलब पहले वाली लाइन की स्लोप और दूसरे वाली लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आना चाहिए, ये हमारा बाउंडेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन कभी ये कहेगा कि दो वक्रों के समकोणीय होना, या आपसे कभी क्वेश्चन में इंग्लिश में कह दिया गया ऑर्थोगोनली, ये वर्डिंग अगर आपको दिए, तो आप वहां पर तुरंत पकड़ लेंगे कि समकोणीय का मतलब क्या था, कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपसे यहाँ पर स्पर्श कह दे, स्पर्श बोल दे, या फिर आप ये समझ ले वर्डिंग को टचिंग टचेस बोल दे, तो आप समझ जाएंगे कि हमको कौन सी कंडीशन लगानी। मेन कंडीशन का ही यहाँ पे खेल है, तो दोनों कंडीशन को आपको जरूर समझ लेना है। ये फिगर आप जरूर समझ लीजिए कि ये किस तरीके से हो रहा है और ये किस तरीके से हो रहा है, समझ लीजिए। फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको ना समझ आ रहा हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। देख लीजिए आराम से, कोई भी दिक्कत तो पूछिए, फिर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सभी को समझ आ रहा है? देखिए बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन करना, और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। समझते जाइए। पहला क्वेश्चन है, लिखा है वक्र मतलब कर्व। आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक कर्व है, कर्व है हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर्व है। और आपसे कह रहा है कि एट पॉइंट 1,1 ये
बहुत ध्यान समझिए, अभी केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, बहुत मन से समझिएगा चीजों को। कर्व 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1,1 फाइंड द टेंजेंट, ये आपसे कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपसे क्वेश्चन कह दिया। ठीक है, अब समझिए, जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तुरंत आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट गूंजने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। सबसे पहले दिन की क्लास में आपको बताया गया कि कभी भी अगर हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बस वही सारी चीजों को आप अपने मन में रिपीट करिए। किसकी जरूरत पड़ती है? कर्व की। क्या कर्व है? बिल्कुल है। बस चीजों को लिखते चले जाइए। कर्व है हमारे पास, सॉल्व कर रहे हैं, कर्व है हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर भैया ने बताया था कि एक टचिंग पॉइंट की जरूरत होती है जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या ये भी है हमारे पास, जिसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है? देखिए भैया पॉइंट भी तो दिया है 1,1, अच्छी बात है, ये दोनों बातें हमको दे दी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बताया गया था, समझिए जरा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपने बताया था y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। आपने कहा था ये होता है। अच्छा, अब x1 y1 क्या होते हैं? ये तो भैया पॉइंट होते हैं x1 y1, तो x1 y1 तो चलो दे दिया। बात समझिएगा ध्यान से भाई, फॉर्मूले में किसकी जरूरत है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 किसका काम करता है? पॉइंट का, जो पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, और m होती है स्लोप। अभी स्लोप निकालेंगे, अभी देखते हैं जरा। ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गई, इन दोनों का काम तो हो गया, ये भी पता है ये भी पता है। निकालना क्या है भैया? स्लोप निकालना है सबसे पहले, m जिसको स्लोप कहा गया। तो चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए भैया पूरी वर्किंग आपने सिखा दी थी हमको, और वो वर्किंग ये थी कि सबसे पहले जो कर्व दिया है उसका डिफरेंशिएशन करिए। कर्व है 2y माइनस 3x स्क्वायर, तो आप यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। m इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y। देखिए 2 का करेंगे तो क्या होगा? 2 बाहर, देखिए 2 का किया तो 2 बाहर, y का किया तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 का किया तो 0, x स्क्वायर का किया तो माइनस का 2x। तो देखिए फाइनली क्या आएगा, अभी इसको ऐसे देख लीजिए, आपके पास आएगा 2 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x। 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, आप कहेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई आया है हमारे पास केवल माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहां समझिए जरा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स आया है। आपको बताया गया था स्लोप होती है m बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई। किस पॉइंट पर फाइंड करना है स्लोप हमको? 1,1, तो आप यहां पर लिखेंगे एट 1,1 इक्वल टू, ये आ चुका था माइनस का x। ध्यान समझते जाइए, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, इसके बाद यहां पर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से काम हो रहा है। m इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एट 1,1। 1,1 का क्या मतलब होता है? इसमें ये 1 होता है x और ये दूसरा वाला 1 होता है y। देखिए जरा, इक्वल टू के उस तरफ आया क्या? केवल x आया, तो x की जगह x की वैल्यू रख दो। तो m इक्वल टू x कितना है? 1, लेकिन माइनस साइन पहले से लगा है तो हमने लिख लिया -1। तो स्लोप आपके सामने आ गई, m इज इक्वल्स टू -1। ये m इक्वल्स टू -1 आ गई हमारी स्लोप। आपके सामने काम हुआ है पूरा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे थे, डिफरेंशिएशन किया, एट 1,1 1 बचा है, मतलब x दिख रहा है इक्वल टू के उस तरफ, तो 1 को रख दिया, y दिख नहीं रहा तो रखने की जरूरत नहीं, 1 था 1 रख दिया, माइनस साइन लगा था हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखिए यहां पर, अब बस कहानी खत्म। m की जरूरत थी वो आ गया, x1 y1 तो क्वेश्चन नहीं दिया, आप बस सॉल्व कर दीजिए। अब यहां लिखिए इक्वेशन, अब यहां पर हम फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, रखिए y माइनस y1 क्या है? 1, तो y1 की जगह 1। देखिए ऊपर पहले हम लिख देते हैं y1 की जगह 1 इक्वल टू m भैया अभी आपने निकाल दिया, -1 तो -1, x माइनस x1 कितना है? 1, ऐसे। ठीक है,
y माइनस वन इज इक्वल्स टू, माइनस वन अंदर भेजा तो माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। y x को एक तरफ कर लिया तो y प्लस एक्स, और इस वन को उस तरफ भेज दिया तो हो गया y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यही हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए कितना आसान काम था, बस हम आपको समझा रहे हैं ज्यादा, क्यों? ताकि आप अच्छे से एक बार चीजों को समझ लें। देखिए कर्व दिया था, पॉइंट दिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके सामने है कि हमें ये करना है, और इसमें जरूरत किसकी है? x1 y1 की, वो तो क्वेश्चन ने ही दे दिया। मेन टारगेट है m को फाइंड आउट करना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होती है m। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से पता है। और एट पॉइंट 1,1 x की जगह आपने पॉइंट को रख दिया, m की वैल्यू आ गई -1, और आपके पास फॉर्मूला पहले ही रखा था उसमें आपने रख दिया, कहानी हो गई खत्म। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा। देखिए किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। हाँ बताइए। वहाँ पे जहाँ पॉइंट दिया है 1,1, वहाँ पे लिखा है हाँ x1 और y1, और फिर जब नीचे जी @1,1 जहाँ @1,1 हाँ दिया है वहाँ पे x और y क्यों लिखा है? ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, @1,1, इसका मतलब है ये एक्स वाई मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, कहां पर? कर्व की स्लोप निकाल रहे हैं, इसलिए पॉइंट एक्स और वाई। अच्छा बताओ, अच्छा कि कर्व किस फॉर्म में दिया है? ये जो कर्व है ये कर्व कैसे दिया है? एक्स और वाई के फॉर्म में। बात समझना, जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये एक कर्व है, ठीक है ना, ये एक टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसको आपने कहा x1, y1, ठीक है। और बाद में आपने कहा भैया आपने उसको x और y की जगह रख दिया। तो बताइए कि ये जो पॉइंट है ये है तो इसी कर्व पर ना पॉइंट, ये पॉइंट इस कर्व पर भी है और ये पॉइंट इस टेंजेंट पर भी है। इसका मतलब ये पॉइंट दोनों के लिए है, ये कर्व के लिए भी है और टेंजेंट के लिए भी है, ठीक है। x1 y1 का यूज यहां पर इसलिए किया गया क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक दिए गए बिंदु से या एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता था? y माइनस वाई बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लास 10th की बात, 2 मिनट के लिए उसको सोचिए। तो आपने कहा भैया y1 और x1 तो वो एक पॉइंट हुआ जहां से हमारी रेखा गुजर रही है, मतलब जहां से टेंजेंट पास हो रही है, तो इसलिए x1 y1 को यहां पर रख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? x1 y1 पहले यहां क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो एक बिंदु यही तो है, पॉइंट यहीं से तो रेखा पास हो रही है, तो इसको आपने x1 y1 कह दिया, यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि आखिरी में आपने 1,1 क्यों कर दिया, x और y क्यों कर दिया? x y इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट के लिए भी और ये पॉइंट कर्व के लिए भी। कर्व बताओ अच्छा कैसे दिया है? कर्व x और y के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया? तो इसीलिए आपने 1,1 यहां पर रख दिया। आप अच्छा इस वाले पॉइंट को, जो आपका पॉइंट दिया है 1,1, इसको आप यहां कर्व में रखिए जरा, कितना आएगा? y की जगह 1 रखिए, क्या आएगा? 2। यहां पर x की जगह 1 रखिए, 3 में 1 जाएगा तो 2। हुआ संतुष्ट कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि जो टेंजेंट निकली है 1,1 पे हमें निकालनी पड़ेगी, और 1,1 x, y दोनों के लिए, टेंजेंट के लिए भी कर्व के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ आ गई। हाँ ठीक है, वेरी गुड, और अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से बाकी लोग भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा करें कि केवल जितनी चीज यहाँ पढ़ा दी जाए उतनी ही नहीं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, हमें पूछना चाहिए, तो निसंकोच यहाँ पर पूछिए। चलिए अभी भी देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए सभी को समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। वर्किंग आप लोगों ने देख ली, अब क्वेश्चन देखिए अगला। लिखा है वक्र y बराबर x प्लस 2/x एट 2,3, कह रहा है फाइंड द टेंजेंट। अब हम थोड़ा क्वेश्चन जल्दी में करेंगे, देखिएगा जरा।
ये आपके पास कर्व दिया है, तो सबसे पहले आप निकालिए डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स की जगह हो गया 1, डिफरेंशिएशन 2 बाहर, एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन। तो फाइनल यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा भाई, एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन 1, 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस 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 का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहां पर चाहिए, किस पॉइंट पर, डी डी एक्स ऑफ वाई एट 2,3, 2,3 में ये x है ये y है, दिख क्या रहा है हमको, केवल x दिख रहा है, तो x की जगह रख दो, x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 बन जा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, 2/4 दैट इज 1/2। और ये क्या होता था, यही तो भैया स्लोप होता था, m बराबर, ठीक है ना, हमने स्लोप निकाल ली और हमारे पास पॉइंट पहले से दिए टचिंग पॉइंट, जिनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, y माइनस, देखिएगा y माइनस y1 कितना है 3 बराबर m की जगह 1/2, x माइनस x1 की जगह आ गया 2। फाइनल सॉल्व करिए जल्दी से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 2, 2y माइनस x इधर आएगा, मतलब प्लस x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो फाइनल आएगा 4। आपने देख ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। देखिए हमको कितनी देर लगी और हमने ऐसे शॉर्ट में कर दिया। जिसके पहले वाला क्वेश्चन था मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके किया कैसे लैंग्वेज के साथ करते हैं, और ये आपने जल्दी में ऐसे कर दिया। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो मुश्किल से 2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। जो कर्व दिया है उसके आपने तुरंत डिफरेंशिएशन किया, पॉइंट रखा, एम आया, खत्म कर दिया, हो गया। ऐसे आपको कर लेना है। तो ये सब बहुत आसान सी चीजें हैं, समझते जाइए। लैंग्वेज लिख के आप इसको कर लेंगे, सभी को चीजें समझ आ गई होंगी। देख लीजिए, कोई ऐसा इसको ना आया हो तो पूछ लीजिए। वर्किंग क्लियर हो ही गई है। डिफरेंशिएशन करिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा। फिर जो पॉइंट दिया है तो एट पॉइंट कर दीजिए। जब आपके पास पॉइंट आ जाए तो आप उसको m के बराबर कर लीजिए। अब बस फॉर्मूला लगा लीजिए, x1 y1 क्वेश्चन ने दिया, m आपने निकाल लिया, सारी वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, कहानी हो गई खत्म। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन सब करिए। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए गए और बेसिक से क्वेश्चन शुरू करिए। जितने क्वेश्चन इस टाइप के हो जहां पर आपको कर्व दिया हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हो, उन क्वेश्चंस को आप ढूंढ ढूंढ के करिए, किसी भी बुक से करिए जरूर। और फिर हम लोग यहाँ पर चीजों को तो देखेंगे ही, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे, बस आप लोग मेहनत करते जाइए। कल हम लोग मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।